गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको स्क्रीन में जो बुक दिखाई दे रही है, प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था, ये आपकी न्यू बुक है और न्यू बुक सभी को परचेज करनी है। सभी के पास न्यू बुक होनी चाहिए। मैम आपको अब नई बुक से पढ़ा रही है और शॉप में आ गई है। जितनी जल्दी आप खरीद सकते हैं खरीदिए, नहीं तो उसके बाद वो बुकें भी मिलनी बंद हो जाएंगी, फिर आपको कहीं से भी वो बुक नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अभी समय रहते हैं सभी बच्चे अपनी शॉप से परचेज कर ले बुक। क्लियर? आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 20 पढ़ाया था, उसी के आगे 21 मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में परिवार। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में परिवार। क्लियर? और जितने भी बच्चे हैं अभी तक बुक्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि इस बुक्स में बहुत ही अच्छे से दिया गया है। अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये बुक बहुत ही अच्छी है, तो सभी बच्चों के पास आ जानी चाहिए। और इसी बुक से आपका टेस्ट भी होगा। अगले मंथ आप लोगों के हाफ ईयरली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और इसी 20 तारीख तक आप लोगों को शॉप में बुक अवेलेबल है। उसके बाद 20 तारीख के बाद बुकें भी रिटर्न हो जाएंगी, इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ली वो नई बुक जरूर खरीद लें, इसके बाद आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, होम साइंस की बुक सभी बच्चों को न्यू खरीदनी है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं आज का लेसन, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में परिवार। सभी को पता है कि परिवार क्या है ना? मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रहते हुए ही अपने जो भी संस्कृति है, धर्म है, उसका निर्वाह करता है। और जैसे ही एक बच्चा अगर जब परिवार में जन्म लेता है तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति कौन करता है? परिवार ही तो करता है। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जाती हैं और उसका निर्वाह उस परिवार के सदस्यों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है, और इसी में परिवार की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं वैज्ञानिकों ने। जैसे है बीन्स, और बीन्स के अनुसार है परिवार की परिभाषा एक बच्चे सहित स्त्री और उसकी देख रेख के लिए पुरुष के रूप में की जा सकती है ना? एक परिवार में क्या होता है? एक स्त्री, पुरुष और उनके बच्चे होते हैं। सबका आपस में लिंक होता है। जैसे स्त्री घर की देखभाल करती है, घर संभालती है, और जो पुरुष होता है वो बाहर जाकर घर की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता है, के लिए वह काम करता है। ठीक है, और जो बच्चा है, बच्चे की जन्म होता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के सदस्य करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया परिवार। अब है परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं भी बहुत सारी हैं, जिनमें से निम्न है। जैसे फर्स्ट है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मीन्स परिवार का जो अस्तित्व होता है वो प्रत्येक समाज और युग में रहेगा। परिवार के अभाव में समाज असंभव है ना? परिवार के अभाव में समाज भी असंभव है। एक समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। यदि परिवार ही नहीं होंगे तो समाज कैसे बनेगा? समाज भी तब बनता है ना जब बहुत सारे परिवार एकजुट होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो क्या बनता है? समाज का निर्माण होता है। यदि परिवार ही नहीं होगा तो समाज की कल्पना भी असंभव है। सेकेंड है पति पत्नी के में स्थायी संबंध। विवाह होने पर ही पति पत्नी को स्थायी संबंध होते हैं, तभी उनको सब अधिकार दिए जाते हैं। जब तक शादी नहीं होती है तो तब तक कोई स्थायी संबंध दोनों के मध्य नहीं होता है। विवाह का स्वरूप। विवाह का क्या स्वरूप है कि विवाह होने पर ही सभ्य समाज में स्त्री और पुरुष के स्थायी संबंध रखने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाती है, जिसे हम विवाह कहते हैं। और विवाह के भी अनेक प्रकार होते हैं। पहले जमाने में क्या होता था? बहुपति विवाह। बहुपति मतलब किसी के बहुत सारे पति होते थे, और बहुपत्नी विवाह मतलब किसी के बहुत सारी पत्नियां होती थी। और एक विवाह भी होता था। ये तो अलग अलग विवाह है ना? विवाह, परंतु ये सभ्य समाज में एक ही स्त्री या पुरुष से विवाह करने की प्रथा है। लेकिन एक सभ्य समाज में, तो पहले की बात बता रहे हैं कि जब बहुपत्नी हुआ करती थी, बहुपति विवाह हुआ करते थे। लेकिन आज अब एक सभ्य समाज में केवल एक ही विवाह को ही माना गया है। फोर्थ है स्थायी यौन संबंध। स्थायी यौन संबंध भी विवाह के बाद ही पति पत्नी को मान्यता मिलती है। क्लियर?
रक्त संबंध। परिवार के सदस्यों में अपने पूर्वजों का रक्त संबंध अवश्य होता है। ये संबंध वास्तविक होते हैं, परंतु गोद लिए बालक का परिवार से संबंध कानूनी व काल्पनिक होता है। पति पत्नी में रक्त संबंध न होना अनिवार्य है। यदि परिवार के सदस्यों ने अपने पूर्वजों का रक्त संबंध अवश्य होता है, लेकिन अगर परिवार में किसी बच्चों को हमने गोद लिया है तो उनका संबंध केवल कानूनी व काल्पनिक माना जाता है। निवास स्थान। अपनी सुविधा व सुरक्षा के लिए परिवार के सब सदस्य एक ही स्थान पर निवास करते हैं। नेक्स्ट है वंश का नाम। वंश भी कैसे मिलता है? प्रत्येक परिवार में वंश का नाम पूर्वजों के अनुसार ही होता है, जिसके कुछ विशेष नियम होते हैं, है ना, और उसी से वंश के बारे में ज्ञात होता है। अधिकतर समाज में वंश का नाम पिता के अनुसार ही होता है। इसके बाद है आर्थिक व्यवस्था। परिवार घर के समस्त सदस्यों, बच्चों, बूढ़ों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो परिवार क्या करता है, घर के समस्त सदस्य, परिवार में जो घर के समस्त सदस्य होते हैं, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार के सदस्य धन कमाकर प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता पूर्ति करके उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जब तक मनुष्य परिवार में रहता है तब तक वो सुरक्षित है ना, क्योंकि वहाँ पे वो अपने परिवार के मध्य एक सुरक्षा महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने परिवार से बाहर निकलता है तो उसे एक असुरक्षा का अनुभव होता है। सामाजिक सुरक्षा वही है कि परिवार में रहकर मनुष्य को एक सामाजिक सुरक्षा मिलती है। प्रत्येक परिवार अपने नियमों के अनुसार चलता है और साथ ही उसका प्रयास रहता है कि परिवार का कोई सदस्य ऐसा कार्य न करे जिससे समाज में उसे अपमानित होना पड़े। परिवार में जब मनुष्य रहता है तो परिवार के सदस्यों द्वारा इस परिवार के प्रत्येक सदस्यों को समझाया जाता है कि सभी को आपस में प्रेम और मिल के रहना है और कोई ऐसा कार्य न करे परिवार का कोई भी सदस्य जिससे उन्हें समाज में अपमानित होना पड़े। वैसे है परिवार का सीमित आकार। पहले के ज़माने में एक ही परिवार में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या होता है कि दो अधिक से अधिक, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए और अधिक से अधिक 3 बच्चे का ही प्रचलन चल रहा है। समाजीकरण क्या है? परिवार में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास संभव है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। भावनात्मक आधार। परिवार के सदस्य होते हैं जिनमें आपस में प्रेम, सहानुभूति आदि भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि उनमें आपसी ऐसी भावनाएं नहीं होगी तो क्या होगा? अलगाव हो जाएगा और वो सीमित नहीं रह पाएगा। तो एक परिवार के जो एक सदस्य इधर की तरफ दौड़ेंगे, दूसरा सदस्य दूसरी तरफ, तो क्या होगा? वो परिवार एकजुट नहीं हो पाएगा और उसमें अलगाव होता ही चला जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, सदस्यों के अनेक उत्तरदायित्व। परिवार में रहते हैं तो हर परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य रहते हैं, तो हर सदस्य का अलग अलग उत्तरदायित्व है, तो उसका निर्वाह भी उसे करना चाहिए। स्थायी प्रकृति और नियंत्रण, ये सब परिवार के क्या हैं? आप लोगों के विशेषताएं हैं। एक परिवार के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्लियर हो गया। अब है परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसमें परिवार की उत्पत्ति के अभी हमने आपको बताया था। इसमें है परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, कि जन्म लेते ही बच्चे की अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उनकी संतुष्टि परिवार से ही संभव है, अतः परिवार का जन्म होता है। परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि जैसे परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, तो उसको पूर्ण कौन करता है? परिवार के सदस्यों के द्वारा ही उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। तो क्या हुआ? धीरे धीरे इस प्रकार से परिवार की उत्पत्ति हुई। उसमें भी उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पितृ सत्तात्मक सिद्धांत प्लूटो के अनुसार बताया गया उन्होंने, और एक लिंग साम्यवाद का सिद्धांत बताया और एक उद विकासवादी सिद्धांत बताया। प्लूटो और अरिस्टो ने इस सिद्धांत को माना है कि पितृ सत्तात्मक सिद्धांत में पिता ही परिवार का प्रमुख होता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। जो प्लूटो और अरिस्टो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है? पितृ सत्तात्मक मतलब जिस परिवार में पिता की ही इच्छाओं, जो परिवार पिता के ही आदेश के अनुसार चलता है, वो उसमें किसकी सत्ता होती है? पिता की सत्ता होती है। तो इसे पितृ सत्तात्मक सिद्धांत प्लूटो और अरिस्टो ने क्लियर किया है। उसके बाद है लिंग साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्त्री पुरुष को दूसरे स्त्री पुरुष से यौन संबंध स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। प्रारंभ में ये सब प्रारंभ की बात बताई जा रही है कि उस समय में क्या होता था कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को दूसरे स्त्री पुरुष से यौन संबंध स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है।
प्रारंभ में जंगली जातियों में ऐसी प्रथा थी कि उत्सव त्योहार के अवसर अथवा अतिथि सत्कार के लिए व्यक्ति अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के लिए समर्पित कर देता था। ये तो प्राचीन समय की बातें, उस समय ये किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में इस प्रकार की कोई भी प्रथा नहीं होती है। अब है उद्विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को श्री बेकोफन ने बताया है और उन्होंने उसको 4 भागों में से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला है, प्रारंभ में यौन संबंधों में स्वतंत्रता होने के कारण बच्चों का पिता कौन है यह जानना कठिन था। उसके बाद परिवार में भोजन आदि की व्यवस्था होने लगी और खाने पीने की चीजें प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती थी, अतः लड़कियों का जन्म व्यर्थ माना जाता था। क्यों? क्योंकि लड़कियां से कोई कार्य नहीं होता था और धीरे धीरे क्या हो गया, लड़कियों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया और जिससे लड़कियों की संख्या कम होने लगी। इस प्रकार एक स्त्री को अनेक पुरुषों की पत्नी के रूप में रहना पड़ता था। ऐसे विवाह बहुपति विवाह परिवार कहलाते थे। अभी बता दिया था आपको कि बहुपति परिवार भी प्राचीन समय में होते थे। और अब वैसे ही अब मनुष्य ने धीरे धीरे कृषि करना सीख लिया, भोजन संबंधी वस्तुएं सुविधा में उपलब्ध होने लगी। अब लड़कियों को मारा नहीं जाता था, अतः उनकी संख्या अधिक हो गई और पुरुष एक से अधिक पत्नी रखने लगा, जिसे बहुपत्नी विवाह भी कहा जाता था। ये प्राचीन समय से ऐसी प्रथाएं चलती आ रही हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ बहुपति विवाह परिवार और बहुपत्नी विवाह परिवार के दोष ज्ञात हुए और एक पुरुष का विवाह एक ही स्त्री से होने लगा। इस प्रकार एक विवाह परिवार का रूप आया और यही आधुनिक रूप में होता रहा। प्राचीन समय में ये होता था कि बहुपति और बहुपत्नी, तो इससे क्या होता था, इससे दोष उत्पन्न होने लगे। तो धीरे धीरे पता चला कि एक परिवार में एक स्त्री या एक पुरुष ही होने चाहिए, इन दोनों से मिलकर ही एक परिवार का एक आधुनिक एक परिवार का जन्म होता है। क्लियर हो गया? इसमें मतलब ये परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत है? एक तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत, लिंग साम्यवाद का सिद्धांत और उद्विकासवादी सिद्धांत। और इसमें इन सिद्धांतों में वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद आएंगे परिवार के कार्य। परिवार के कार्यों को भी इन्होंने 3-4 भागों में बांटा है। जैसे प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक कार्य। पहले हमने परिवार की विशेषताएं पढ़ी थी, अब ये परिवार के कार्य हैं। प्राथमिक कार्य, मनुष्य के मतलब मूलभूत क्या प्राथमिक कार्य हैं? सबसे पहले है यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और जाति की निरंतरता। ये क्या है? मनुष्य की प्राथमिक कार्य हैं। प्राथमिक कार्य के साथ सेकंड में उन्होंने डिवाइड किया गौण कार्य, मतलब ये तो प्राथमिक कार्य है ही, इसके अलावा जो गौण कार्य हैं जैसे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जब मनुष्य परिवार में रहता है तो उसे सुख सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे हवा करने के लिए कूलर चाहिए, एसी, पंखा, मनोरंजन के लिए टीवी, तो इत्यादि भौतिक सुख सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। और साथ ही मनोवैज्ञानिक कार्य, परिवार में ही मानसिक संतुष्टि व सुरक्षा मिलती है ना। परिवार में रहने से मनुष्य को क्या लगता है? एक लगता है कि हम सुरक्षित हैं परिवार में रहकर, तो इससे क्या होता है, उसका मानसिक संतुलन भी ठीक बना रहता है। यदि परिवार में अच्छा व्यवहार होता है, सब मिलजुल कर रख रहते हैं और एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है, तो वह परिवार भी एकजुट होकर चलता है। अब तीसरे में उन्होंने किया सामाजिक कार्य। अब समाज में कौन कौन से कार्य होते हैं परिवार के? जैसे हैं बच्चों का समाजीकरण, महान अनुभवों का हस्तांतरण, सामाजिक स्थिति प्रदान करना, आर्थिक सुरक्षा, जीवन साथी का चुनाव, सामाजिक नियंत्रण का कार्य। ये समाज में रहने से मनुष्य को करना है। मतलब सामाजिक कार्य क्या होते हैं समाज में रहकर, आर्थिक सुरक्षा क्या है, इसको इन्होंने इस भागों में डिवाइड कर दिया। बाद में है सांस्कृतिक कार्य। परिवार के द्वारा ही संस्कृति की सुरक्षा होती है। परिवार में बालक रीति रिवाज, नैतिक व धार्मिक परंपराएं, आदर्श आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब वो अपने संस्कृति को कहाँ से जानता है? परिवार में ही, परिवार के सदस्यों के द्वारा ही अपनी संस्कृति को अच्छे से पहचान पाता है। वही शैक्षिक कार्य, परिवार में रहते हैं तो शैक्षिक कार्य भी परिवार क्या करता है? अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं और वो चाहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ बने। धार्मिक कार्य, परिवार में रहकर ही परिवार के सदस्यों के द्वारा ही धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं।
राजनीतिक कार्य और वैसे ही मनोरंजनात्मक कार्य। जब परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते हैं तो एक साथ रहने के साथ ही साथ उसमें मनोरंजन का भी विशेष महत्व होता है। जैसे चित्रकला, संगीत, दस्तकारी आदि भी मनोरंजन के ही साधन हैं। परिवार में ये सब आवश्यकताएं सुविधा से पूर्ण हो जाती हैं। तो मनुष्य की जैसी जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसी के अनुसार वो अपनी आवश्यकताएं भी पूर्ण कर सकता है। वैसे तो आवश्यकताएं बहुत होती हैं, है ना, आवश्यकताएं बहुत होती है, लेकिन मनुष्य की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो किन आवश्यकताओं को मूलभूत आवश्यकता समझता है और किन आवश्यकताओं को गौण समझता है ना। प्राथमिकता किसे देता है, बहुत जो ज़्यादा जरूरी है उसे वो प्राथमिकता देता है, और कुछ जैसे वो लगता है कि इसे अगर इन आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करेंगे तब भी जीवन चल सकता है, तो वो उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सही होने पर ही उन आवश्यकताओं को वो पूर्ण करता है। और मनुष्य की चाहे कितनी भी आवश्यकताएं हैं लेकिन कभी भी समाप्त आवश्यकताएं समाप्त नहीं होती हैं। क्लियर हो गया। अब यहीं से इसी बुक से आप लोगों को जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये आपको कॉपी में करने हैं बस, और सब ये टिक द करेक्ट ऑप्शन से ये आपकी बुक में ही होगा। लॉन्ग आंसर आपको कॉपी में होमवर्क में करना है। और नेक्स्ट मंथ आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी लेसन हमने पढ़ाए हैं ये सब आप लोगों के टेस्ट में आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी है न्यू वाली, वो बुक्स परचेज कर लें, और ताकि आप लोग समय से अपने कार्य को पूर्ण कर सकें, ठीक है। ये भी जो आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये तो आप लोगों को बुक में ही करने हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। क्लियर हो गया।